तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग बंगाली हॉरर फैंटेसी फिल्म को, जिसका नाम है भूतपुरी, और अगर वैसे कहा जाए तो गोस्ट एंजल। और ये जो कहानी है वो एक ऐसी अकेली भूतनी के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका ये मानना है कि इंसान मरने के बाद पहले भूत बनते हैं, जिसके बाद में अच्छे कर्म कर या फिर सेटिस्फाई होकर वो फेरीज यानी कि एंजल में बदल जाते हैं। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है सौकार्य घोषाल ने, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जे हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम सूरजो नाम के एक बच्चे को आधी रात में अपने ही घर की छत पर वायलिन लेकर नींद में चलते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो छत के कोने पर खड़ा होकर उस वायलिन को बजा रहा था, जहां से फिसलने पर एक पल में उसकी जान जा सकती थी। कि तभी उसकी मां शीलू को उस वायलिन की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो छत पर पहुंचती है तब उसे वहां पर अपना बेटा सूरजो छत के किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर शीलू जल्दी से जाकर उसे वहां से उतारती है और उसे होश में लेकर आती है। जिसके बाद अगले ही दिन शीलू अपने हस्बैंड के साथ अपने डॉक्टर अंकल के पास जाती है। वो उनसे बात करना चाहती थी कि आखिर शूर जो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, जहां पर हमको पता चलता है कि असल में सूरजो पिछले कुछ समय से ऐसा कर रहा था। जिसके जवाब में उसके अंकल शीलू से ये कहते हैं कि बच्चों में ये बहुत ही कॉमन चीज होती है जिसको स्लिप वॉकिंग कहते हैं, और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ दवाइयों के चलते उसे ठीक किया जा सकता है। जिसको सुनकर शीलू ये कहती है कि अगर ये प्योर स्लिप वॉकिंग की कंडीशन है तो सूरजो इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा पा रहा है, जबकि उसने ये कभी भी नहीं सीखा। थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना वो सीख तो रहा है, लेकिन अचानक से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को बजाना बहुत ही अजीब था। असल में शीलू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बेटे के ऊपर किसी आत्मा का साया हो। जिसके जवाब में उसके अंकल कहते हैं कि वायलिन बजाना रैंडम उसने शुरू कर दिया होगा और इसमें कोई भूत प्रेत का लेना देना नहीं है। साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसके चलते कई लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन इसमें भूत प्रेत का होना ये सोचना काफी गलत था। वो ये कहते हैं कि अगर उनकी मानी जाए तो वो लोग कहीं वेकेशन पर चले जाएं, जिससे कि शीलू का मूड भी चेंज हो जाएगा और शूर जो भी नॉर्मली बर्ताव करने लगेगा। खैर, अपने डॉक्टर अंकल की बात को मानते हुए शीलू वेकेशन के लिए अपने परिवार के साथ अपने ही गांव में आ जाती है, जो कि शीलू का ही गांव था, यानी कि पुश्तैनी गांव था। वहां पर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कालो ठाकुर का बहुत बड़ा मिशन था, जिसको अब तक एक मास्टर नाम का आदमी संभाल रहा था। अब मास्टर जो होता है वो उनके आने से पहले घर की साफ सफाई करवा देता है और उनके काम वगैरह के लिए बानवाड़ी काका नाम के एक आदमी को भी वहां पर रख लेता है। अब आगे रात में जब बानवाड़ी सभी के लिए खाना बना रहा होता है, तब सरजू उनके पास आकर दुर्गाबारी नाम की जगह के बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसे अपनी माँ से पता चला था। जिसके जवाब अब में बनवाड़ी से बताता है कि दुर्गाबारी एक खंडरई जगह है, जहां पर एक भयानक आत्मा रहती है और वो बहुत खूबसूरत भी है। जहां पर एक आत्मा रहती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी की आत्मा है, जिसे कई जनों ने देखा भी है, और वो खतरनाक आत्मा है, इसलिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब अगले दिन हमको पता चलता है कि गांव में दुर्गा पूजा चल रही थी, जिसकी शुरुआत यहाँ पर कालो ठाकुर ने ही करी थी। अब आगे हम मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने पिताजी से बात कर रहा होता है, जहां पर उसके पिताजी उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उनके लिए वो घर कितना खतरनाक है। और यहाँ पर असल में शीलू के परिवार की ही बात चल रही थी, जिस पर मास्टर कहता है कि अब वहां पर पहले जैसा खतरा नहीं लग रहा और लगभग वहां पर रहना अब बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद हम सूरजो का देखते हैं, जो कि गांव में भटकते हुए जंगल की तरफ जा रहा था, जहां से वो एक खंडरई जगह पर पहुंचकर वहीं पर बैठ जाता है। जिस दौरान बांसुरी बजाते हुए उसकी नजर कुछ ही दूरी पर बैठी हुई एक लेडी पर जाती है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से सजी धजी हुई थी। तब वो लेडी अगले ही पल वहां से गायब होकर सीधा सूरजो के सामने आ जाती है
जिससे कि हम और सूरजो समझ पाते हैं कि यही उस लेडी की आत्मा है जिसके बारे में यहाँ पर बानवाड़ी ने बताया था। लेकिन इससे सूरजों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कंफर म करने लगता है कि क्या ये आत्मा है, यानी कि वही दुर्गाबारी वाली आत्मा जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। तभी वो आत्मा खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा नाम बोन लाता है और तुम कौन हो जो कि दुर्गाबारी में आने की हिम्मत कर रहे हो। और अब जाकर सूरजों को भी इस बात पर यकीन होता है कि यही जगह दुर्गाबारी है। अब सूरजो फिर बोनोलता से पूछता है कि क्या तुमने ही मेरी माँ की गोल्डन ईयर रिंग चुराई थी, यानी कि कान के झुमके, जो कि कुछ दिनों से मिल नहीं रहे। जिस पर बोनोलता उससे ये पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने वो चुराई होगी, जिसके जवाब में सूरजो कहता है क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें सोने की ज्वेलरी बहुत ही पसंद है। जिसको सुनकर बोनलता कहती है कि ये सब इंसानों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी दौरान बोनलता सूरज को छूने की कोशिश करती है और वो उसको छू लेती है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था उसके लिए, क्योंकि खत्म होने के बाद वो आज तक किसी भी इंसान को छू नहीं पाई थी। यानी कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। वो बताती है कि 70 स्प्रिंग मौसम बीत गए हैं, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है। अब बोनोलता फिर सूरजो से कहती है कि तुम पहले इंसान हो जिसे मैं छू सकती हूं, और सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे देख भी पा रहे हो, यानी कि इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। खैर, इतना कहकर बोनोलता सूरजो को वहां से जाने के लिए कहती है और वहां से गायब हो जाती है। अब आगे शूर जो वहां से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे इसी बीच रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहां पर एक बड़ा सा टनल नेटवर्क दिखाई देता है, जहां पर उसे मखान नाम का एक चोर मिलता है, जो कि कुछ ही देर में सूरजो से बात करते हुए उसे बहुत प्राउडली बताता है कि मेरे पूर्वज इसी चोरी के धंधे में थे और मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूं। यानी कि ये पुश्तैनी काम है। अब ये टनल पूरे गांव के अंदर फैले हुए थे, जिनके जरिए वो कहीं भी आ जा सकता था। जिस दौरान वो सूरजों को बताता है कि पहले इस गांव के अंदर सती प्रथा हुआ करती थी। यानी कि इस मूवी के अंदर इन चीजों को भी हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर लेडीज को उनके पति के खत्म होने के बाद जिंदा ही अग्नि में जला दिया जाता था, जिस वजह से गांव में ढेरों सती की आत्माएं घूमने लगी। जिसके बाद कई साधु आए और उन्होंने उसके पूर्वजों की मदद से ये टनल्स बनवाई, जिसके बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर वो सभी सती आत्माओं को कैद करा गया है। और उस जगह को गांव का दिल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है किसी को भी नहीं पता। अब आगे सूरजों को पता चलता है कि मकान ही वही चोर है जिसने उसकी माँ के ईयररिंग्स को चुराया था, जिसको मकान वापस भी कर देता है। खैर, अब सूरज वो ईयररिंग्स अपनी माँ के कमरे में चुसे रख देता है और अगले दिन वापस दुर्गाबारी जगह पर चला जाता है, जहां पर वो एक बार फिर से बोनलता से मिलता है। और इसी दौरान वो उससे उसकी कहानी को पूछता है कि वो कैसे खत्म हुई थी और वो कहां पर रह करती थी। जिसके बाद बोनलता अपनी कहानी बताना शुरू करती है, जिससे हमको पता चलता है कि बोनलता मरने से पहले ही एक विधवा थी और उस वक्त उसके पिताजी उसे फिर से शादी करने के लिए कह रहे थे, जिसका भी एक सॉलिड रीजन था। जिस दौरान उसको ये पता चलता है कि विधवा होने की वजह से लड़के वाले दहेज में काफी पैसे मांग रहे थे और इसलिए वो गुस्से में आकर रात में ही अपने घर से जा रही होती है। जिस बीच उसे रास्ते में जाकर दुर्गाबारी से ही किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है और जब वहां पर वो देखने जाती है तो किसी ने उसे पीछे से मार दिया था, जिसके चलते वो खत्म हो गई। और उसी दिन के बाद से बोनलता की आत्मा भटक रही है और उसे अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसे किसने मारा और उसे क्यों मारा गया है। और यही बोनलता को पता लगाना था। उसने एक ड्रीम भी देखा था जहां पर वह एक एंजल बन रही थी, यानी कि ऐसी जगह पर जा रही थी आफ्टर लाइफ में। लेकिन हुआ ये कि इन चीजों की वजह से वो यही धरती के अंदर ही फंस गई, या फिर ये कहीं कि धरती और आफ्टर लाइफ के बीच में वो होता है ना। किसी इंसान की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा यही भटकती रहती है। सेम चीज बोनलता के साथ हो रहा था। हालांकि इस वक्त तक बोनलता और सूरजो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे
और सूरजो बोनलता की हेल्प करने का फैसला कर लेता है। वो काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा दिमाग था। अब सूरजो जब घर पर बैठा होता है तभी मखान उसे मिलने आता है, जिस दौरान उसको पता चलता है कि घर में ऐसे कई सारे आने जाने के रास्ते हैं जिस बारे में मखान को बहुत अच्छे से पता था। उसको ये भी पता होता है कि सूरजो असल में कालोट ठाकुर का ही वंशज है और कालोट ठाकुर बहुत बड़े तांत्रिक प्रीस्ट हुआ करते थे। अब सूरजो चाहता था कि बोनलता की आत्मा यहाँ से जल्दी आजाद हो जाए और इसलिए ही वो मखान से कहकर चोरी से कालोट ठाकुर के सालों पुराने पूजा घर में जाता है, जहां पर उन्हें कालोट ठाकुर की एक किताब मिलती है जिसमें उन्होंने अपने मरने से पहले लिखा था कि शायद मेरे जाने के बाद बोनलता की आत्मा सबको परेशान करेगी, लेकिन देवी महामाया की पूजा करने से इसको रोका जा सकता है। अब इससे इनको ये पता चलता है कि बोनलता कालोट ठाकुर के समय से ही भटक रही है, यानी कि 70 साल से, और ठाकुर भी इस बारे में जानते थे, जो कि सबसे बड़ी वियर्ड थिंग थी। यहाँ पर एनीवेज अब आगे जाकर मास्टर को ये बात पता चल जाती है कि शूर जो दुर्गाबारी जगह पर गया था और शायद उसने वहां पर रहने वाली आत्मा को देखा भी है, जिसके बाद वो ये बात अपने पिताजी को बताता है, जो कि कालोट ठाकुर के आखिरी जिंदा सेवक हैं, जिन्होंने एक वक्त पर कालोट ठग ठाकुर के अंडर काम किया था। अब आगे मास्टर जी के पिता शीलू से मिलने आते हैं, जहां पर वो उसको बताते हैं कि कालोट ठाकुर वैसे नहीं थे जैसे कि सभी गांव वाले उनके बारे में सोचते हैं। अब सभी को तो बस यही पता है कि वो एक तांत्रिक या फिर प्रीस्ट हुआ करते थे, लेकिन उनका दूसरा सच बहुत ही कम लोगों को पता था। जिसके बाद वो कालोट ठाकुर की तब की कहानी सुनाने लगते हैं कि जिस वक्त वो खुद एक बच्चे थे और उनके अंडर काम करते थे, यानी कि मास्टर के पिताजी जब बच्चे हुआ करते। अब एक दिन एक आदमी उनके पास में आता है और उनसे कहता है कि मुझे अभी तक 4 बेटियां हो चुकी हैं। मैंने आपकी बताई हुई सारी विधियां कर ली, लेकिन मुझे अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ है, यानी कि पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, और उसको ये डर था कि उसका वंश कहीं खत्म ना हो जाए। जिस पर ठाकुर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे वंश के ऊपर खतरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारा वंश जल्दी ही खत्म होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अपनी सबसे छोटी बेटी की बलि दे दो जी हाँ। जिसको सुनकर वो आदमी हैरान रह गया था, और यही वो दूसरा काला सच था कालोट ठाकुर के बारे में। खैर, अगले ही सीन में हम कालोट ठाकुर को उस आदमी की सबसे छोटी बेटी की बलि देते हुए देखते हैं, जहां पर वो उसे दुर्गा बारी जगह पर ही दफना देते हैं। और उस वक्त उनके साथ मास्टर के पिताजी भी थे, जो कि तब बच्चे हुआ करते। खैर, अब आगे होता यह है कि बोनलता को दुर्गा बारी से किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है, और वो ये बात जाकर कालोट ठाकुर को बता देती है, जिस बात को घुमाते हुए कालोट ठाकुर बनलता के पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी को बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं, यानी कि उसे मां बनने की इच्छा है, और अब तो विधवाओं की शादी भी होती है और उसे उसकी फिर से शादी करवा देनी चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि बोनलता की फिर से शादी होने के पीछे भी एक गहरा राज था। तो उसका राज यही होता है कि कालोट ठाकुर ने ही ये चीज सजेस्ट करी थी ताकि बोनलता इस राज पर से पर्दा ना उठा दे। और जब बोनलता के पिता ने शादी करवाने की इच्छा जाहिर करी तो लड़कों वालों ने काफी ज्यादा पैसे मांगे थे, जिसके चलते वो वहां से भाग रही थी। जिसके बाद क्या हुआ था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि हम बोनलता के मुंह से पहले ही सुन चुके हैं। खैर, अब यहाँ पर हमें कहानी का वो सच पता चलेगा जिसके अंदर बॉन लता की मौत का राज छुपा हुआ था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो उस रात जब बोनलता गुस्से में घर से जा रही थी, तब उसे फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज दुर्गा बारी से आने लगी, जिसके पीछे वो उस जगह तक पहुंच तो गई थी जहां पर कालोट ठाकुर ने उस बच्ची को दफनाया। अब उस वक्त ठाकुर भी वहीं पर था और वो बोनलता का पीछा कर रहा था, और उसके मन में इस बात का डर बैठ गया था कि कहीं बोनलता को ये बात पता ना चल जाए कि यहाँ पर एक बच्ची का शरीर दफनाया गया है, वरना ये सच बाहर आ जाता कि यहाँ पर वो बच्चियों की बलि दिए करता था और सारे गांव वालों को ये बात पता चल जाती, जिसके चलते उसकी रिस्पेक्ट कम हो सकती थी।
इसलिए ठाकुर तभी बोनलता के सर पर पीछे से वार करता है। और यही सीन हमको शुरुआत में बोनलता ने बताया था, जिसके बाद वो उसे वहीं पर खत्म कर देता है। अब अपनी बच्ची बोनलता को घर में ना पाकर उसके पिता जो होते हैं वो उसे ढूंढते हुए आते हैं और अपनी बेटी की लाश को देखकर रोने लगते हैं। खैर, अब आगे हमको सीधे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम बोनलता और उसके पिता की लाश को देखते हैं और ठाकुर अपने पहचान वालों से पुलिस को पैसे खिलाकर ये साबित करवा देता है कि इन दोनों ने खुद को खत्म कर लिया। अब हमको यहाँ पर ये चीज नहीं दिखाई जाती कि बोनलता के पिता को पिछली रात ठाकुर ने खत्म किया था, या फिर वो अपनी बेटी की लाश को देखकर दुख में खुद ही सदमे में खत्म हो गए। वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से बोनलता के पिता को भी ठाकुर ने ही खत्म किया होगा, क्योंकि जिस वक्त वो बोनलता को ढूंढते हुए वहां पर आए थे उस वक्त ठाकुर भी वहीं पर छुपा हुआ था। और उनको मारने के पीछे का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है ताकि बोनरलता की मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए कोई जिंदा ही ना बचे और बात रही उन आवाजों के बारे में, तो वो भी किसी को नहीं आती। खैर, अब इन सभी चीजों के दौरान मास्टर के पिताजी कालो ठाकुर के साथ ही थे, इसलिए उनको सारा सच पता था। वैसे ही एक रात वो दुर्गाबारी जगह से गुजर रहे थे और तब उन्होंने बोनलता की आत्मा को देखा, जिसके डर से वो वहां से भागे और उनके हाथ की जो मशाल होती है वह नीचे गिर पड़ी थी, जिसके चलते उनका आधा चेहरा जल गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी जब बोनलता की आत्मा वाली बात कालो ठाकुर को बताई तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में कालो ठाकुर ने जल समाधि ले ली, या फिर ये कहें कि बोनलता के डर से आकर उन्होंने ऐसा कर लिया था। शायद इसलिए ऐसा किया हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना था, और अगर ये रहा सबके सामने आ जाते तो उनकी रिस्पेक्ट कम हो सकती थी। इससे बेटर उन्होंने यही समझा कि वो खुद ही समाधि ले ले, जिससे उनकी जो इज्जत है वो बरकरार रहेगी। खैर, अब ये सारी कहानी बताने के बाद में मास्टर के पिताजी शीलू से कहते हैं कि बोनलता की आत्मा को तभी आजादी मिलेगी, तभी मुक्ति मिलेगी, जब वो कालो ठाकुर के आखिरी वंशज को खत्म कर दे। और उस वक्त सूरजो और बोनलता दोनों वहीं पर खड़े होकर ये सभी सुन रहे थे, और आखिरी बात सुनते ही बोनलता वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसको ये बात पता नहीं थी कि सूरजो जो था वो कालो ठाकुर का ही वंशज था, एंड माइट भी यही रीजन था कि वो उसको छू सकती थी। एनीवेज, अब हम बोनलता की आत्मा को देख पाते हैं जो कि सूरजो के रूम में आ गई थी, और तभी हम शीलो को भी देखते हैं जो कि बाहर बैठकर अपना काम कर रही होती है, कि तभी बोनलता की आत्मा सूरजो के रूम से बाहर आकर शीलू को काइंड ऑफ दस कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीलू अचानक से स्लिप वॉकिंग करते हुए घर की छत पर आ गई थी, और दूसरी ओर सूरजो फिर से नींद में वायलिन बजा रहा था, जहां पर वो काफी देर तक वायलिन बजाता रहता है। और हम उसी ड्रीम को देख पाते हैं जहां पर हमेशा बोनलता खुद को एक बोर्ड के ऊपर पाया करती थी, और अब होता यह है कि उसके पंख टाइप के आने लगते हैं, वो एक एंजल में कन्वर्ट होने लगती है, साथ ही साथ वो हवा में भी लेविट कर रही थी। और मुझे लगता है कि ये जो बोट है और ये जो नदी है वो उसको आफ्टर लाइफ में लेकर जा रही थी। और तभी ऐसा करने के बाद अचानक से सूरजो को फिर से होश आता है। अब होता यह है कि वह अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन गेट अंदर से बंद था। तभी वो बारबाड़ी काका को बुलाता है, जिसके चलते वो अपनी माँ को ढूंढते हुए छत पर आ गया था, जहां पर उसे शीलू बेहोश मिलती है। माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बोनलता थी उसकी आत्मा को शांति फाइनली मिल गई, जो कि मुझे लगता है किसी और के हाथ से नहीं बल्कि सूरजो के हाथ से ही मिल सकती थी। शायद से उसको एहसास भी हो गया होगा कि इन सब में सूरजो की कोई भी गलती नहीं है, और अब उसको ये बात भी पता चल गई थी कि उसे किसने मारा था। अब बात रही कालो ठाक की, तो उसने तो ऑलरेडी जल समाधि ले ली, जिसके चलते ऑब्वियस बात है वो उसको नहीं मार सकती थी। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन यही था कि वह खुद को आजाद कर ले, आफ्टर लाइफ में चली जाए, एंड फाइनली वो एक एंजल बन गई थी। और ये हमें एक ट्रांजिशन दिखाया गया है जहां पर जो आत्मा होती है उसके अंदर की इच्छा जब पूरी हो जाती है उसके बाद वो आफ्टर लाइफ में प्रवेश कर सकती है। एनीवेज, अब सूरजो फिर अपनी माँ को संभालता है
और उसी दौरान हम पास्ट के सीन्स के अंदर बोनलता को रोते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसे अब सूरजों को मारना होगा अपनी आजादी के लिए। लेकिन उसने यहाँ अब दूसरा रास्ता चुन लिया था, जिसके चलते वो आजाद हो गई। खैर, अब अगले दिन शीलू इस वेकेशन को यही खत्म करके अपने घर वापस लौटने का फैसला कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वियर्ड चीजें हो रही थी। अब वहां पर जाने से पहले सूरजो बोनलता से मिलने जाता है, लेकिन इस बार बोनलता उसे मिलने नहीं आती। ऑब्वियस ही बात है, वो आजाद हो गई थी। खैर, आखिरी में अब वो मखान और बानवाड़ी काका को बाय कहकर वहां से जाने लगता है, जिस दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि जब वो ऑटो के अंदर होता है तो उसके पास में बोनलता का एक सुनहरा पंख आकर गिरता है, जो कि उसको आशीर्वाद दे रही थी। और ये सुनहरा पंख इस चीज को सिग्निफाई करता है कि फाइनली वो आफ्टर लाइफ में चली गई है, लेकिन वहां जाने के बावजूद भी वो उसके हमेशा साथ रहेगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भूतपुरी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में।